Hello everyone. First of all, I would like to introduce myself. This is Joginder Sharma. I'll teach you English for all competitive examinations. And today we are going to start our first topic, parts of speech, which is very important to learn English grammar. As you know guys, we are going to start an English special batch which will be very beneficial for those students who are preparing for various competitive examinations. तो let's start the class. एक बार बिल्कुल सभी बच्चे जुड़ चुके हैं. नमस्कार, गुड आफ्टरनून. हेलो सर नरेश, हेलो भाई, वेरी गुड. एक बार सेशन को आप सभी स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी से ज्वाइन करें, फिर हम स्टार्ट करेंगे आज का जो हमारा इंग्लिश स्पेशल बैच की ये फर्स्ट डेमो क्लास होने जा रही है. बहुत सारे स्टूडेंट्स की मेरे पास बार बार मैसेजेस और कॉल्स आ रही थी, सर हमें इंग्लिश बेसिक टू एडवांस सीखनी है, बेसिक से एडवांस बिल्कुल हमें इंग्लिश को सीखना है. तो उसी हिसाब से मैं आपको बताने जा रहा हूँ. सीमा मोर, अमित यादव, मनदीप यादव, साइकोलॉजी एंड इंग्लिश लिटरेचर, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून जी. हरियाणवी फौजी, सवीना चोपड़ा, गोलू, मनदीप यादव, बिल्कुल सभी बच्चों को वेरी गुड आफ्टरनून गाइज. आज हम स्टार्ट करेंगे. हमारी फर्स्ट क्लास है ये इंग्लिश स्पेशल बैच, जो कि 29 नवंबर को 9 बजे पेमेंट लिंक एक्टिवेट हो जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लीशो ऐप को इंस्टॉल करें. सभी स्टूडेंट्स जो इंग्लिश स्पेशल बैच में एनरोल होना चाहते हैं वो लीशो ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, और उसके बाद 29 नवंबर 9 बजे पेमेंट लिंक एक्टिवेट होने जा रहा है. उसमें फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स के लिए 199 रुपीज़ फीस रहने जा रही है. उसके बाद वो फीस इंक्रीज हो जाएगी. सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो. मनदीप यादव, थैंक्स माय डियर स्टूडेंट्स. गुरमीत, अरुण भारद्वाज, दीपक कुमार सर, बिल्कुल. निशु, गुड आफ्टरनून. साहिल, कौशिक, सभी बच्चों को मेरी तरफ से वेरी गुड आफ्टरनून. एक बार देख लेते हैं ये बैच जो है ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के हिसाब से बहुत बेनिफिशियल होने जा रहा है. बहुत सारे बच्चे जो वेट कर रहे थे काफ़ी महीनों से, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बता दो बच्चे, ये बैच बिल्कुल बेसिक टू एडवांस होगा. जिस बच्चे की इंग्लिश कमज़ोर है, उसे पता नहीं चलता सेंटेंस में कहाँ पर ग्रामेटिकल एरर है या कहाँ से किस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा गया है, और वोकैबुलरी उसकी वीक है, तो इसमें बेसिकली हम क्या करने जा रहे हैं, इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम इसमें पढ़ेंगे ग्रामर को, कंप्लीट ग्रामर, जिसमें 15 टॉपिक्स के अराउंड मैं आपको पढ़ाऊंगा. और ग्रामर सिर्फ ये नहीं, जैसे ही कोई भी टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा, जैसे नाउन टॉपिक हमने फिनिश किया तो उसके हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और पीडीएफ आपको देने जा रहे हैं. उसमें एरर डिटेक्शन होंगे कि एरर किस पार्ट में एरर है, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, और उसके बाद सेंटेंस इंप्रूवमेंट. कोई भी टॉपिक जैसे ही हमारा फिनिश होगा तो हमारी अप्रोच क्या है, तो हम ग्रामर में टॉपिक वाइज एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक्स, इस प्रकार से अलग अलग तरीके से हम तैयारी करने जा रहे हैं. आपको टॉपिक वाइज पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी. उसके बाद ये क्लास डेली होगी. डेली का मतलब ये है मंडे टू फ्राइडे ये क्लास होने जा रही है बच्चे. मंडे टू फ्राइडे ये क्लास होगी माय डियर स्टूडेंट्स. मंडे टू फ्राइडे ये क्लास आपकी होगी. मंडे टू फ्राइडे 1.5 आवर की भी हो सकती है और 2 आवर्स की भी हो सकती है. डेली मंडे टू फ्राइडे 2 घंटे तक की ये क्लास हो सकती है. उसके बाद हम ग्रामर पढ़ेंगे, इसमें वोकैबुलरी पढ़ेंगे. वोकैब में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चे, वोकैब में हम सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पढ़ने जा रहे हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स की वो बहुत सारी पीडीएफ आपको दी जाएंगी, जो 1999 से 2021 तक अलग अलग पेपर्स में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, वो सभी आपको बड़े अच्छे से तैयार करवाए जाएंगे. कहने का मतलब आपका इंक्लूसिव ये बैच है. ग्रामर और वोकैब का कॉम्बिनेशन
ज़बरदस्त होने जा रहा है। आप चाहे एनडीए की तैयारी कर रहे हों, आप चाहे सीडीएस की तैयारी करने जा रहे हों, आप चाहे एसएससी या एयरफोर्स या आर्मी क्लर्क की तैयारी करने जा रहे हों, या एचएसएससी की तैयारी कर रहे हों, सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के हिसाब से ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच बिल्कुल आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, ये बैच जो है, इनकी क्लासेज जो होंगी वो लीशो ऐप के ऊपर चलेंगी। आप प्ले स्टोर में जाकर के लीशो ऐप को इंस्टॉल करें, ग्रामर और वोकैब हम पढ़ेंगे। उसके बाद कई स्टूडेंट्स के डाउट रह जाते हैं, उन्हें कई स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, तो जिन स्टूडेंट्स के डाउट होंगे उनके लिए डाउट क्लासेस भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। उसके बाद टॉपिक वाइज असाइनमेंट, टॉपिक वाइज जो असाइनमेंट है, जैसे कोई भी टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है तो कंप्लीट होने के बाद आपको उसके बहुत सारे क्वेश्चंस की, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, साहिल कौशिक यूट्यूब पर क्लास होगी क्या? यूट्यूब पर तो आपको 2-4 क्लासेस वो बिल्कुल प्रोवाइड की जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद ऐप के ऊपर ये क्लासेस होंगी, ऐप के ऊपर ये क्लास होंगी। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने थ्योरी पढ़ ली है, टेंस टॉपिक को रट लिया, लेकिन पेपर में वो उसका आंसर नहीं दे पाते। इसमें कौन सी वर्ब और कौन सा टेंस फिल किया जाएगा उसको अनुमान नहीं होता। इसलिए टॉपिक होने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी बहुत ज़रूरी है। और सभी एग्जाम्स के लिए बैच है, बिल्कुल 100 से ज़्यादा, बिल्कुल बहुत सारे घंटे इसमें लगेंगे हमारे, लेकिन हम डिटेल से बिल्कुल बढ़िया कंटेंट के साथ, फुल स्ट्रेटजी के साथ, डेडिकेशन के साथ इसको फिनिश करेंगे। तो जो बच्चा बिल्कुल अच्छे से इंग्लिश इसको सीखना चाहता है वो एनरोल हो सकता है। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जैसे इडियम्स एंड फ्रेजेस में सबसे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में क्या क्या पूछे गए हैं, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स क्या पूछे गए हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या पूछे गए हैं, ग्रामर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से और क्या क्या पूछे गए हैं, इसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसके बाद बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमारी इंग्लिश कमज़ोर है, इसलिए उनके लिए मैंने क्या किया, ये बेसिक टू एडवांस होगा। बेसिक का मतलब बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे, और एडवांस का मतलब ये है कि आप कोई भी एग्जाम दे, अगर वो टॉपिक पूछा जाता है तो उससे आप गलत नहीं करेंगे, बिल्कुल आप उसका सही आंसर दे पाएंगे। इट मीन्स ये अप्रोच बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है। तो पेमेंट लिंक जो है 29 नवंबर को 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा, और फीस जो आपकी है ये 1000 स्टूडेंट्स के लिए 199 होगी, और उसके बाद 249 ये होने जा रही है। तो ये बिल्कुल कुछ बेसिक बातें थी जो सभी स्टूडेंट्स के लिए जरूरी थी। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा आज का बिल्कुल बेसिक। और लैंग्वेज में ग्रामर जब भी पढ़नी है, इंग्लिश लैंग्वेज में जब भी आप ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी क्या है, हमारी ग्रामर कमज़ोर क्यों होती है, हमें इंग्लिश समझ में क्यों नहीं आती है, हमें किसी भी सेंटेंस में पता क्यों नहीं चलता है कि ये कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, हमें पहचानने में दिक्कत क्यों होती है, आखिरकार हम उसका आंसर देने में क्यों एबल नहीं होते, इन सभी स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल मैं आज बेसिक से बात करूंगा। तो आज से अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा बेसिक टू एडवांस अप्रोच। आज जो हमारी बेसिक टू एडवांस अप्रोच है वो स्टार्ट हो जाएगी बच्चे। हम लेकर के चलेंगे बेसिक टू एडवांस। कोई भी टॉपिक हो, पहले थ्योरेटिकल फिनिश करेंगे, पहले हम उसको थ्योरेटिकल फिनिश करेंगे, उसके बाद हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। टॉपिक ख़त्म होने के बाद हम उसकी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। और आप इंग्लिश बाय जोगिंदर सर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, हज़ारों बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं, बहुत सारी PDF वगैरह यहाँ पर आपको मिलती रहती हैं। तो अभी हम क्या शुरू करेंगे वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा आज का जो बिल्कुल बेसिक पॉइंट है वो हमारा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। जिस भी बच्चे की इंग्लिश कमजोर है, जो भी इंग्लिश से डरता है, जो भी इंग्लिश में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन नहीं कर पाता है, जिसको भी कोई भी वर्ड पहचानने में
दिक्कत होती है कि कौन से टॉपिक से है, या आखिरकार ये नाउन है या प्रोनाउन है या क्या है, तो उन सभी बच्चों के लिए बिल्कुल बेसिक आज ये फर्स्ट क्लास आपको प्रोवाइड की जा रही है। चाहे आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती, चाहे आपकी इंग्लिश वीक है, आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, आपको कितनी नॉलेज है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारी अप्रोच क्या होगी, बिल्कुल आज फर्स्ट डे है, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सीखना। आपको डेली रेगुलर क्लास अटेंड करनी है, जो आपको करवाया जाता है उसको अच्छे से नोट करना है और रिवाइज करना है। इसके अलावा कोई भी आपका डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। एस्टेट वाले बच्चों के लिए बिल्कुल सारा का सारा जो है एस्टेट में इसी में से पूछा जाना है, ठीक है, बिल्कुल। सर आप सब कुछ समझ आ जाता है, बिल्कुल जी, धन्यवाद आपका। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो कंसंट्रेट होकर के मेरी बातों को सुने। सबसे पहले तो क्या है, जब भी मैं आज के बाद आपको पढ़ाना स्टार्ट करूं, आज के बाद जो भी हमारी क्लास होंगी, जब भी मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूं तो आपका कंसंट्रेशन लेवल फुल होना चाहिए, 100% कंसंट्रेट आप होने चाहिए। जो मैं एक एक वर्ड बताने वाला हूं, एक एक शब्द जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, वो फालतू का नहीं होगा, एग्जाम ओरिएंटेड ही होगा, उसका अपना अलग ही इंपॉर्टेंस होने जा रहा है। तो जो भी आपको बताया जाए एक बार उसको अच्छे से सुने, उसके बाद उसको लिखें, और जो भी प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए जाएंगे उनकी प्रैक्टिस करें। जो आपको नहीं आता है, जो आपको मुश्किल लगता है, वो आप मुझसे पूछें। ये अप्रोच हमारी होगी, कोई भी समस्या आज आपको नहीं होगी। आज सभी स्टूडेंट्स को लगता है मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, कॉपी खाली है, लेकिन कोर्स कंप्लीट जब होगा तो मेरे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद बताएंगे पहले में और उस समय में कितना डिफरेंस हुआ है, ये अपने आप आपको फील हो जाएगा, ठीक है। चलो, पार्ट्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, स्पीच का मतलब आप बोलते हैं भाषण। स्पीच को आप जनरली क्या बोलते हैं बच्चे, भाषण बोलते हैं। पार्ट्स का मतलब होता है हिस्से, और ऑफ का मतलब होता है के। तो यहां से एक बात निकल करके आई, सर भाषण के हिस्से। एक्चुअली में स्पीच का मीनिंग यहां पर एक सेंटेंस से ही है। वैसे भाषण जो है, स्पीच जो है, बहुत सारे सेंटेंस को मिला करके बनाया जाता है, इतना आपको पता होगा। जो स्पीच है इसको बनाने के लिए, इसकी फॉर्मेशन के लिए बहुत सारे सेंटेंस की ज़रूरत होती है। बहुत सारे सेंटेंसेस मिलकर जब जुड़ते हैं तो एक स्पीच तैयार हो जाता है। उसके बाद सेंटेंस को बनाने के लिए क्लॉजेस की जरूरत होती है। क्लॉजेस को बनाने के लिए फ्रेजेस की जरूरत होती है, और फ्रेज को बनाने के लिए बच्चे वर्ड्स की जरूरत होती है, और वर्ड्स को बनाने के लिए लेटर्स की आवश्यकता हमें पड़ती है। बिल्कुल आज हम बेसिक से सीखने जा रहे हैं। बिल्कुल आज हमारी अप्रोच जो रहेगी, आज मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ लेटर्स से, और एकदम आपको इतने एक्सट्रीम लेवल तक लेके चलूँगा, आप कोई भी एग्ज़ाम दें आपको समस्या नहीं होगी, आराम से क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब भाषण के हिस्से। इसका मतलब क्या है कि एक स्पीच को तैयार करने में किन किन पार्ट्स की जरूरत होती है, एक सेंटेंस की फॉर्मेशन के लिए, एक सेंटेंस को बनाने के लिए क्या क्या पार्ट्स जरूरी होते हैं, किन पार्ट्स को मिलाकर के एक सेंटेंस बनाया जाता है, उसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। दोबारा बताऊं मैं आपको, स्पीच का मतलब वैसे तो भाषण है, ग्रुप ऑफ सेंटेंस, बहुत सारे सेंटेंसेस को मिलाकर के एक स्पीच तैयार होता है। इसी प्रकार सेंटेंसेस को बनाने के लिए क्लॉजेस, और उसके बाद फ्रेज, उसके बाद वर्ड्स और लेटर्स, ये एक सीक्वेंस है। किसी भी वर्ड्स को बनाने के लिए लेटर्स की जरूरत पड़ती है, लेटर्स को बनाने के लिए फ्रेज की जरूरत पड़ती है, फ्रेज को बनाने के लिए क्लोज की जरूरत पड़ती है,
सॉरी, क्लोज को बनाने के लिए फ्रेज की, फ्रेज को बनाने के लिए वर्ड्स की, और सेंटेंस को बनाने के लिए क्लोजेस की जरूरत पड़ती है। और जब सेंटेंसेस बन जाते हैं तो एक स्पीच तैयार हो जाता है। ये एक सीक्वेंस है जो बेसिक से एडवांस को सीक्वेंस को डिसाइड करता है। तो कहने का मतलब अब ये आ गया है कि सर लेटर्स क्या होते हैं। लेटर्स इंग्लिश लैंग्वेज में, माय डियर स्टूडेंट्स, लेटर्स जो है हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में 26 होते हैं। ए से जेड तक जो है आप पढ़ते हैं, इनको लेटर्स बोलते हैं। और जब भी इन लेटर्स को मिला देते हैं ए से जेड को, तो इनको अल्फाबेट बोलते हैं, अल्फाबेट। कई लोग इसे अल्फाबेट्स बोल देते हैं, वो ग्रामेटिकल एरर है। अल्फाबेट अलग है, अल्फाबेट्स अलग है। ये नाउन में आपको डिटेल से पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है। तो लेटर्स आपने पता चल गए, इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर्स जो हैं 26 हैं, ठीक है। उसके बाद जब भी लेटर्स मिलकर के एक मीनिंगफुल सेंस देते हैं, जब भी लेटर्स मिलकर के मीनिंगफुल सेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको वर्ड कहा जाता है। मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स is known as word. Meaningful arrangement of letters is known as word. Word का मतलब क्या है? जब लेटर्स जुड़ करके एक मीनिंगफुल सेंस देते हैं तो उसे वर्ड कहते हैं। जैसे पेन है, PEN, 3 लेटर से बना है और इसकी एक मीनिंगफुल सेंस भी है। आपको पता चल रहा है कि पेन का मीनिंग क्या होता है। जब भी लेटर्स मिलकर के एक मीनिंगफुल सेंस को रिप्रेजेंट करें तो उसे वर्ड कहा जाता है। उसके बाद फ्रेज, फ्रेज किससे बनता है? जब बहुत सारे वर्ड्स जुड़ जाते हैं, बहुत सारे वर्ड्स जुड़ जाते हैं तो उसे हम फ्रेज बोलते हैं बच्चे। वो सारी बातें हम सीखेंगे। नाउन फ्रेज क्या होता है, बहुत सारे हम सारे के सारे फ्रेजेस को डील करने वाले हैं। फ्रेज का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आप साथ साथ लिख लेना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम फ्रेज बोलते हैं। खास बात क्या है, जो फ्रेज होता है ये अपना कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं शो करता। फ्रेज हमेशा इनकम्प्लीट मीनिंग को शो करेगा, पहली बात। बाद में लिखवा दूंगा, एक बार आप सुने, दोबारा सुने एक बार। हमने क्या सीखा? पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच को बनाने में सेंटेंस का अहम रोल है, सेंटेंस को बनाने में क्लोज का अहम रोल है, क्लोज को बनाने में फ्रेज का रोल है, फ्रेज को बनाने में वर्ड्स का रोल है, वर्ड्स को बनाने में लेटर्स का रोल है। लेटर्स आपने पढ़े 26 होते हैं, और लेटर्स जब मीनिंगफुल सेंस देने लग जाते हैं जुड़ करके तो वर्ड बन जाता है, और वर्ड जब मिल जाते हैं, वर्ड के कॉम्बिनेशन को फ्रेज कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। हालांकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्लोज भी कहते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है वो भी आप सुनते रहना। बात क्या है सर, फ्रेज और क्लोज में क्या डिफरेंस है? थोड़ा सा मैं आपको बता दूं जितनी आपको जरूरत है। फ्रेज और क्लोज में क्या डिफरेंस है सर? पहली बात तो सिमिलैरिटी बता देता हूं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, दोनों की सिमिलैरिटी क्या है बच्चे? फ्रेज और क्लोज किससे बनते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स से। वर्ड्स को मिलाकर के फ्रेज या क्लोज बनता है। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस क्या है? फ्रेज में कभी भी आपका सब्जेक्ट नहीं होता। फ्रेज में कभी भी सब्जेक्ट नहीं आपको दिखाई देगा, जबकि क्लोज की कॉम्बिनेशन क्या होती है? सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन होती है। यानी कि फ्रेज और क्लोज में क्या डिफरेंस है? फ्रेज में कभी भी आपको सब्जेक्ट नहीं दिखाई देता है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं दिखाई देगा। इसमें मैं आपको कहना चाहूंगा, फ्रेज में क्या डिफरेंस है? सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता, और क्लोज में सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। दूसरा डिफरेंस क्या है बच्चे? ये इनकम्प्लीट मीनिंग को शो करता है, इनकम्प्लीट मीनिंग को शो करता है, इनकम्प्लीट मीनिंग को दिखाता है।
ये इनकम्प्लीट मीनिंग को शो करता है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, जबकि क्लोज में क्या है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा और ये कंप्लीट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कंप्लीट मीनिंग को शो भी कर सकता है और इनकम्प्लीट मीनिंग भी हो सकता है। इनकम्प्लीट मीनिंग भी हो सकता है। ठीक है ना? एक बार आराम से नोट करें आप, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। ठीक है, एक बार मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, नोट करना है तो आप कर सकते हैं। हमने क्या सीखा, लेटर्स को मिलाकर के वर्ड्स बनते हैं और वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से फ्रेज और क्लोज बनता है। वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से फ्रेज और क्लोज बनता है। फ्रेज क्या होता है बच्चे, उसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता, और क्लोज में सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा, सब्जेक्ट और वर्ब। ये सारी बातें अभी मैं क्यों डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि आपको सब्जेक्ट का पता ही नहीं, आपको वर्ब का पता ही नहीं, इसलिए मैं बस आपको थोड़ा थोड़ा आपको बताता हुआ चल रहा हूं और एक टाइम पर ये एडवांस बन जाएगा, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या सीखा, ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देता और ये क्या है, कंप्लीट मीनिंग दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। कैसे, वो सभी बातें करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम साथ साथ करेंगे, टेंशन आपको लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसके बाद जब भी आपकी क्लोज, इसको उपवाक्य बोलते हैं बेसिकली, अगर आप पूछना चाहें तो इसको उपवाक्य, वाक्य का भाग भी बोलते हैं, और सेंटेंस को वाक्य बोलते हैं। तो इनको मिलाकर के एक सेंटेंस तैयार होता है, और बहुत सारे सेंटेंस जब तैयार होते हैं तो उनसे एक स्पीच तैयार होता है। तो आज के बाद कोई अगर आपसे पूछे पार्ट्स ऑफ स्पीच से आप क्या समझते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच से आप क्या समझते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, सर स्पीच को बनाने के लिए जिन पार्ट्स की ज़रूरत होती है, जिन पार्ट्स की आवश्यकता होती है, उसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलेंगे। बात आती है स्पीच को बनाने में सेंटेंस की, सेंटेंस को बनाने में क्लोज की, क्लोज को बनाने में वर्ड्स की, वर्ड्स को बनाने में लेटर्स की, और फ्रेज तो आपने पढ़ ही लिया क्या होता है। अब एक लेवल थोड़ा सा आगे चलेंगे। एक लेवल क्या है, दूसरा क्वेश्चन आएगा, सर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, 8। जिन पार्ट्स की स्पीच बनाने में जरूरत होगी उनकी संख्या 8 है, उनके क्या क्या नाम हैं। स्पीच को बनाने में जिन पार्ट्स की, जिन वर्ड्स की जरूरत होगी उनकी संख्या जो है वो 8 है। अब हम देखेंगे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 जो है वो कौन कौन से हैं। मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग पार्ट ऑफ स्पीच 8 हैं, वो कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे हम चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो आपसे क्या पूछेगा, सर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। तो आपको क्या बताना है, एक सेंटेंस को या स्पीच को बनाने में जिन पार्ट्स की, जिन वर्ड्स की जरूरत पड़ती है उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। उसके बाद सर पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 8। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, यानी कि किसी भी सेंटेंस को बनाने में 8 पार्ट्स काम करते हैं। उन पार्ट्स का नाम क्या क्या है। देखिए, जिस बच्चे की इंग्लिश कमजोर है, उसे इंग्लिश से डर लगता है, उसका कारण क्या है, ये कारण है। जिसको पार्ट्स ऑफ स्पीच का नहीं पता, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में नॉलेज नहीं रखता है, उसकी इंग्लिश कमज़ोर है, उसका बेसिक कमज़ोर है। और आज ये क्लास बिल्कुल बेसिक क्लास आपको प्रोवाइड की जा रही है, इसलिए इसके ऊपर फोकस करें। ये बिल्कुल बेसिक क्लास है इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर को सीखने के लिए। ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट वन इज नाउन। पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है हमारा। बात आई सर नाउन की जरूरत कैसे हमें पड़ी।
नाउन की जरूरत हमें कैसे पड़ी और नाउन होता क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, नाउन को हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। बस इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, नाउन एक लैटिन वर्ड है। नाउन एक नोमेन लैटिन वर्ड से बना है जिसका मतलब होता नेम। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेसिकली इसको हम बोलेंगे नेम। हालांकि ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, इनकम्प्लीट बात मैंने बताई है। जब मैं नाउन स्टार्ट करूंगा तो नाउन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट डेफिनेशन आपको देने का काम करूंगा। फिलहाल नाउन जो है लैटिन के एक नोमेन वर्ड से बना है, लैटिन भाषा के नोमेन वर्ड से बना है, जिसका मीनिंग क्या होता है, नेम ही होता है। तो नाउन का बेसिकली मीनिंग क्या है, नेम। इसके अलावा भी ये है, वो क्या है, वो नाउन टॉपिक स्टार्ट होगा तब आपको बताऊंगा। अभी बिल्कुल बेसिक जितनी आपको जरूरत है जिससे आपका बेस अच्छा हो सकता है वही आपको मैं बताता चलूंगा। ठीक है, देखो जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, राम एंड रवि आर गुड फ्रेंड्स। ये एक सेंटेंस मैंने लिख दिया है, राम एंड रवि आर गुड फ्रेंड्स। तो इस सेंटेंस को बनाने में किन पार्ट्स की जरूरत पड़ी, इन्हीं को पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। एक सेंटेंस की फॉर्मेशन में क्या क्या वर्ड यूज हुए, इन्हीं को तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। तो इस सेंटेंस को बनाने में राम और रवि फ्रेंड्स आपको दिख रहे हो तो 3 नाउन्स की आवश्यकता पड़ी हमें। कितने नाउन्स की, 3 नाउन्स की जरूरत पड़ी। यानी कोई भी सेंटेंस अगर आप बनाना चाहते हैं तो नाउन की ज़रूरत होती है। अगर आपको नाउन का ही नहीं पता, नाउन की बेसिक जानकारी नहीं है, तो आपको कैसे इंग्लिश अच्छे से समझ आएगी, कैसे आप लैंग्वेज के क्वेश्चन ठीक कर पाएंगे, कैसे कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा। तो बिल्कुल जो मकान बनाने में नींव की ज़रूरत होती है, इसी प्रकार ग्रामर को सीखने में, लैंग्वेज को सीखने में जितनी बेसिक की ज़रूरत होती है वो आपका क्लियर होना चाहिए, तभी जाकर के कुछ अच्छा परफॉर्म आप कर पाएंगे। तो यहां पर सेंटेंस को बनाने में नाउन की जरूरत पड़ी, इसलिए पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। दूसरी बात, किसी भी नाउन को हम बार बार रिपीट नहीं कर सकते। नाउन को बार बार रिपीट नहीं किया जा सकता, ऐसा करना ग्रामेटिकल एरर कहलाता है। नाउन को रिपीट करना ग्रामेटिकल एरर कहलाता है, इसलिए उसके रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे राम एंड रवि आर गुड फ्रेंड्स, अब मैं दोबारा राम और रवि नहीं लिख सकता, ऐसा करना ग्रामेटिकल एरर कहलाता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, दे लिव इन दिल्ली, ये मैंने लिख दिया यहां पर। तो कहने का मतलब किसी भी नाउन को रिपीट करना ग्रामेटिकल एरर है, इसलिए नाउन के रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है। तो दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा क्या है, प्रोनाउन। प्रो का मतलब होता है बच्चे इन प्लेस ऑफ। प्रो का मीनिंग क्या है, इन प्लेस ऑफ। और नाउन का मतलब नेम। तो यहां से एक बात आपको समझ में आई होगी, नाउन के स्थान पर जो प्रयोग हो उसको प्रोनाउन कहते हैं, विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। इन प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन के स्थान पर प्रयोग होते हैं ऐसे वर्ड्स क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन। इन प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन के स्थान पर प्रयोग हो से प्रोनाउन बोलते हैं। तो आपने क्या देखा, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए नाउन और प्रोनाउन की भूमिका बहुत ज्यादा है। अगर आपको नाउन प्रोनाउन की नॉलेज नहीं है तो कैसे इंग्लिश समझ में आएगी, कैसे इंटरेस्ट बनेगा, कैसे क्वेश्चंस आप ठीक कर पाएंगे। इसलिए आज बिल्कुल जड़ बेसिक में आज स्टार्ट किया है मैंने। इन बातों पर, एक एक बात पर अच्छे से आपको नोटिस करना है। क्यों यूज किया प्रोनाउन, टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन। कोई आपसे पूछे कि प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के स्थान पर क्यों किया, टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन।
टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन। नाउन के रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है, ठीक है, क्योंकि नाउन को रिपीट करना ग्रामेटिकल एरर कहलाता है। दूसरी बात, कई बच्चे रिपीटेशन बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन उनका अच्छा नहीं है, रिपीटेशन बोलते हैं और स्पेलिंग गलत हो जाती है। एक एक बात को अच्छे से बोलना है, नोट करना है, कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो साथ साथ पूछ लेना है, ठीक है। रिपीटेशन नहीं होता, देखो अभी भी एक बच्चे ने लिखा रिपीटेशन, और ये न जाने कितनी बार एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है, तो स्पेलिंग को भी अच्छे से आपने नोट करना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेंस को बनाने में तीसरे पार्ट्स को क्या है, कौन सा थर्ड पार्ट है हमारा। जैसे राम एंड रवि आर गुड फ्रेंड्स, कैसे फ्रेंड्स हैं, गुड, अच्छे दोस्त हैं। जब भी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई किया जाए, नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताई जाए, तो उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो थर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हमारा, एडजेक्टिव। बहुत सारे बच्चे से एडजेक्टिव बोलते हैं, जो कि प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है। प्रोनाउंसिएशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, एडजेक्टिव नहीं होता, एडजेक्टिव ये होता है जो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने का कार्य करे, उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो बेसिकली एडजेक्टिव क्या काम करता है बच्चे, एडजेक्टिव क्वालिफाई करने का काम करता है, क्वालिफाई करने का काम करता है। क्वालिफाई किसको करता है, नाउन या प्रोनाउन को, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई या विशेषता बताने का काम करता है, ठीक है। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए नाउन रिपीट कर नहीं सकते, नाउन प्रोनाउन की विशेषता बतानी पड़ सकती है, इसलिए एडजेक्टिव। ये 3 पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए। डिड आई मेक इट क्लियर गाइज, डिड आई मेक इट क्लियर गाइज, एनी प्रॉब्लम, एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग, आप बता सकते हैं। उसके बाद यहां पर देखो, एक सेंटेंस से ही मैं सब कुछ समझा जाऊंगा आपको। उसके बाद किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए वर्ब की जरूरत पड़ती है, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए वर्ब की जरूरत होती है। बहुत सारे बच्चे तो वर्ब बोलते हैं, यूट्यूब पर पढ़ने लग जाते हैं, तो वर्ब ये प्रोनाउंसिएशन ही अच्छा नहीं है, उनको बोलना ही नहीं आता है। तो एडजेक्टिव नहीं होता, एडजेक्टिव। वर्ब नहीं होता, वर्ब। क्या होता है बच्चे, वर्ब। तो हमारा फोर्थ पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब। वर्ब का मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से मैं वर्ब में बताऊंगा। कई बच्चे तो सिर्फ ये समझते हैं किसी काम के करने या होने को ही वर्ब बोलते हैं, डूइंग वर्ड ही सिर्फ वर्ब है, ऐसा नहीं है। वर्ब का कंप्लीट डेफिनेशन, वर्ब की कंप्लीट नॉलेज मैं जब ये टॉपिक स्टार्ट करूंगा बहुत अच्छे से देने जा रहा हूं। फिलहाल वर्ब क्या है आप लिख सकते हैं, लिखना चाहें डूइंग वर्ड लिख सकते हैं। इसके अलावा ये पोजेशन को भी, ये हैपनिंग को भी, ये स्टेट को भी, बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है। एग्जाम्पल दे करके डिटेल में टॉपिक में करेंगे, ठीक है। डूइंग वर्ड आप लिख सकते हैं, डूइंग वर्ड। तो अभी तक आपने क्या सीखा, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है स्पीच को बनाने में किन पार्ट्स की जरूरत होती है, उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। स्पीच को बनाने में 8 पार्ट्स की जरूरत पड़ती है, 8 पार्ट्स की जरूरत पड़ती है। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए नाउन को रिपीट कर नहीं सकते, नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करना, विशेषता बतानी है तो एडजेक्टिव। कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं बनाया जा सकता, बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं होता, इसलिए सेंटेंस बनाने के लिए वर्ब की जरूरत होती है। अगर आपको पता ही नहीं है वर्ब क्या है, अगर आपको नाउन प्रोनाउन का ही पता नहीं है क्या है, अगर नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई ही नहीं कर सकते, तो कैसे आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, कैसे इंग्लिश लैंग्वेज में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, कैसे आप क्वेश्चंस को ठीक कर पाएंगे, कैसे एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाएंगे। इसलिए आज ये बेसिक क्लास सभी स्टूडेंट्स के लिए है, जो भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के हिसाब से प्रिपरेशन करना चाहता है, सभी एग्जाम्स के हिसाब से बेसिक क्लास, ये फर्स्ट क्लास आपको प्रोवाइड की जा रही है। उसके बाद मैं एक क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, ही रैन फास्ट,
ही रैन फास्ट। इसमें फास्ट क्या है? आपसे एग्जाम में क्या पूछता है? फास्ट क्या है? नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है? क्या है? ये चार ऑप्शंस आपको देने लग जाता है। वो दौड़ा, दौड़ना वर्ब है। कैसे दौड़ा? फास्ट। जो वर्ब को क्वालिफाई करे उसे एडवर्ब बोलते हैं। वर्ब को क्वालिफाई करे उसे क्या बोलते हैं? एडवर्ब, सॉरी एडवर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? एडवर्ब उसको बोलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आपने वर्ब सीख ली तो वर्ब को क्वालिफाई करना भी तो पड़ सकता है, वर्ब की विशेषता भी तो बतानी पड़ सकती है। इसी बिहाफ पर अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्या सीखेंगे? एडवर्ब। बहुत सारे स्टूडेंट्स एडवर्ब बोलते हैं, एडवर्ब ना बोलें, एडवर्ब होता ही नहीं है। एडवर्ब 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 नहीं होता। थोड़ा सा आप अपने सुधार, बिल्कुल एक एक दिन, हर दिन हम थोड़ा थोड़ा सुधार करते चलेंगे और जब ये कोर्स कंप्लीट होगा तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा। किसी भी एग्जाम को आप जब भी अटेम्प्ट करेंगे अच्छा स्कोर कर पाएंगे, कोई समस्या आपको नहीं होने वाली। ठीक है? तो एडवर्ब क्या है? बेसिकली क्वालिफाई करने का काम करती है। क्वालिफाई किसको? वर्ब को। और सिर्फ ये वर्ब को क्वालिफाई नहीं करती, ये खुद एडवर्ब को भी, ये एडजेक्टिव को भी। अभी मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं ताकि आप स्टार्ट कर दें पढ़ना, ताकि आपका एक बार बेसिक थोड़ा सा अच्छा हो जाए। एडवर्ब सिर्फ खुद को भी क्वालिफाई कर सकती है, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर सकती है, वर्ब को भी क्वालिफाई कर सकती है। सारी बातें मैं आपको बताऊंगा जब टॉपिक स्टार्ट होंगे। फिलहाल थोड़ा थोड़ा हिंट मैं आपको देते चल रहा हूं। नेक्स्ट है हमारा, यहां पर एक बार एक सेंटेंस देखिए जो बोर्ड पर लिखा गया है। राम एंड रवि, राम एंड रवि, ये नाउन है, ये भी नाउन है। दो नाउन को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एंड। आपने नाउन सीख लिया, अच्छी बात है, रिपीट नहीं कर सकते। प्रोनाउन सीख लिया, अच्छी बात है। नाउन प्रोनाउन सीख लिया, उसको क्वालिफाई करना पड़ सकता। आपने एडजेक्टिव सीख लिया, अच्छी बात है। लेकिन नाउन प्रोनाउन को जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर यानी कंजंक्शन टॉपिक की जरूरत पड़ती है। तो ये एंड यहाँ पर नाउन को जोड़ने का काम कर रहा है, यानी जोड़ने के लिए हमें नेक्स्ट टॉपिक कंजंक्शन की जरूरत होती है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे यूट्यूबर इसे कंजंक्शन कहते हैं। मुझे हंसी कई बार आती है। ये कंजंक्शन नहीं, कंजंक्शन होता है डियर स्टूडेंट्स। कन का मतलब होता है एक साथ, कन का मीनिंग होता है एक साथ, और जंक्शन का मतलब होता है जोड़ना। एक साथ जोड़ने का जो कार्य करे, ऐसे वर्ड को कंजंक्शन कहा जाता है। एक साथ किसे जोड़ेगा सर? नाउन्स को भी जोड़ सकता है, प्रोनाउंस को भी जोड़ सकता है, क्लॉजेस वाक्य के भागों को भी जोड़ सकता है। ये भी हम डिटेल से बाद में जब टॉपिक आएगा तब पढ़ेंगे। ठीक है? कंजंक्शन नहीं होता, क्या पढ़ेंगे इसको? कंजंक्शन। कंजंक्शन, एडवर्ब, वर्ब, एडवर्ब, वर्ब, वर्ब ना बोलें, वर्ब ना बोलें। ठीक है ना? तो अभी हमने सिक्स्थ कौन सा पॉइंट सीखा भाई? कंजंक्शन। उसके बाद देख लेते हैं थोड़ा सा हम, यहां पर एक सेंटेंस लिखा गया है, एक सेंटेंस लिखा गया। एक सेंटेंस से ही मैंने सब कुछ आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर करवाने का कार्य किया है। राम एंड रवि आर गुड फ्रेंड्स, दे लिव। अगर मैं इस इन को हटा दूं तो क्या कंप्लीट सेंस बनेगी? दे लिव दिल्ली। अगर मैं इन को हटा देता हूं तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन कुछ अच्छा लगेगा आपको? आई थिंक नहीं लगेगा। तो इन का मतलब क्या है? प्रेपोजिशन। क्या है? प्रेपोजिशन। ये रिलेशन को डेवलप करती है। नाउन प्रोनाउन से पहले जनरली प्रयोग होती है और सेंटेंस में वर्ब या दूसरे शब्दों के साथ संबंध दर्शाने का काम करती है। थोड़ा सा बताऊंगा। प्रेपोजिशन क्या है? एक रिलेशन को शो करने वाली वर्ड है। प्रेपोजिशन रिलेशन को डेवलप करता है, रिलेशन को शो करता है।
यानी कि अगर ये इन ना हो तो सेंटेंस इनकम्प्लीट है। इन लगाने से ये कंप्लीट भी हो रहा है और दिल्ली से प्रयोग होकर के इसके अलावा दूसरे शब्दों से ये संबंध दर्शाने का काम करता है। इन कहाँ यूज होगा, एट कहाँ यूज होगा, ऑन कहाँ यूज होगा, बिफोर, बहुत सारे प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन भी पेपर्स में आती हैं। सारे के सारे अच्छे से हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे जब ये टॉपिक स्टार्ट हमारा हो जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? प्रेपोजिशन। प्रीपोजिशन बोलते हैं बहुत सारे बच्चे, प्रीपोजिशन बिल्कुल गलत प्रोनाउंसिएशन है। प्रेपोजिशन इसको बोला जाता है। ये क्या है? रिलेटिंग वर्ड है। रिलेटिंग वर्ड, रिलेशन को दर्शाने वाली। क्यों है रिलेटिंग वर्ड, ये भी हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे जब ये टॉपिक स्टार्ट होगा। तो इसको इतना जबरदस्त हम लेकर के चलेंगे कि कोई समस्या आपको ना हो। अब आपने एक बार थोड़ा सा हम चलते हैं। आज स्टार्ट किया पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच को बनाने में किन पार्ट्स की आवश्यकता होती है उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? देयर आर 8 टाइप्स। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने? 8। फर्स्ट हमारा क्या है? नाउन। नाउन को हम बार बार रिपीट नहीं कर सकते, उसके रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करना है तो एडजेक्टिव। और सेंटेंस को बनाने में वर्ब की बहुत ज़रूरत है। बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बनाया जा सकता। और वर्ब को आपने सीख लिया तो उसको क्वालिफाई करना पड़ सकता है, इसलिए एडवर्ब। क्या सीखेंगे? एडवर्ब। नाउन प्रोनाउन आपने सीख लिया जोड़ने के लिए कंजंक्शन। सेंटेंस या क्लोज आपने सीख लिया जोड़ने के लिए कंजंक्शन। तो कंजंक्शन ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और प्रेपोजिशन जो है ये संबंध दर्शाती है, रिलेशन को डेवलप करती है, इसलिए प्रेपोजिशन हमने सीख लिया। अब आपने पूरा सेंटेंस बनाना सीख लिया है। इन पार्ट्स की मदद से आप सेंटेंस बना लेंगे, इन पार्ट्स की मदद से आप सेंटेंस को फॉर्मेट कर लेंगे। लेकिन सेंटेंस में दुख भी हो सकता है, खुशी भी हो सकती है, आश्चर्य भी हो सकता है, नफरत भी हो सकता है। ऐसी सेंस को रिप्रेजेंट करना हो तो हम क्या वर्ड यूज करें? सडन फीलिंग, अचानक से जो हमारे मन में कोई भी भाव उत्पन्न होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, कैसे एक्सप्रेस किया जाए? सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए क्या हम यूज करें? तो उसका नाम है प्यारे बच्चे, 8th पार्ट ऑफ स्पीच है, इंटरजेक्शन बोलते हैं। इसको बहुत सारे बच्चे इंटरजेक्शन पढ़ते हैं, इंटरजेक्शन बोलते हैं। इंटरजेक्शन नहीं होता, इंटरजेक्शन इंटरजेक्शन नहीं होता। और इसका सिंबल क्या है? सामने आपके दिख रहा है। सडन फीलिंग को, अचानक से हमारे दिल में जो मन में बात आती है, खुशी की भी हो सकती है, दुख की भी हो सकती है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए इंटरजेक्शन एक टॉपिक है, उसको भी हम अच्छे से जान लेंगे। तो एक बार सभी स्टूडेंट्स ये बताएं, जल्दी से एक बार मुझे बताने का काम करें, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मीनिंग क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय पार्ट्स ऑफ स्पीच? पार्ट्स ऑफ स्पीच से आप क्या समझते हैं? आपसे कोई पूछेगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का मीनिंग क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर की रीढ़ की हड्डी है भाई, बैकबोन। अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आता, पार्ट ऑफ स्पीच की इनकम्प्लीट जानकारी है, तो आपकी इंग्लिश हमेशा कमज़ोर रहेगी। आप क्वेश्चंस को ठीक नहीं कर पाएंगे, आपकी कमांड अच्छे से नहीं होगी। मेरी बातों को बिल्कुल बेसिक से सुन कर के लिखेंगे, उसको रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन जो है, डाउट जो है उसको पूछेंगे। तो जब कोर्स कंप्लीट होगा तो आप कोई भी पेपर दें, कोई भी एग्ज़ाम हो, क्या पूछेगा किसी भी एग्जाम में? एरर डिटेक्शन पूछेगा, क्या पूछेगा? फिल इन द ब्लैंक्स पूछेगा, क्या पूछ सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस इंप्रूवमेंट पूछेगा, वोकैब में इडियम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स ये पूछेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या स्पेलिंग्स पूछेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? कॉम्प्रीहेंशन आ जाएगा। क्लोज टेस्ट तो आप चुटकियों में उड़ा दोगे। अगर आपको ग्रामर आती है, अगर आपको फ्रेजल वर्ब आती हैं, अगर आपको प्रेपोजिशन आती है, तो कॉम्प्रीहेंशन क्लोज टेस्ट तो बिना देखे आप कर देंगे। अगर आपको
सेंटेंस बनाना आता है तो PQRS जम्बल्ड तो बिल्कुल आप देख करके 1 सेकंड में कर सकते हैं। एसएससी का लेवल जो है उसमें कॉम्प्रीहेंशन पूछ लिया जाता है। कई बच्चों को तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को रीड करना ही नहीं आता, कैसे पढ़ते हैं, कितने टाइम में पढ़ते हैं, उनके आंसर्स कैसे देने होते हैं, कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ने की क्या एक स्ट्रेटजी होती है, क्लोज टेस्ट को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, उसमें क्या क्या पढ़ने की आवश्यकता होती है, PQRS क्या होते हैं। तो उन सभी बच्चों के लिए ये बैच बेसिक से है। जिनकी इंग्लिश कमजोर है, डर लगता है, उनको अच्छे से पढ़ने का मन है, एक एक टॉपिक को डिटेल में थ्योरेटिकल, उसके बाद उसके बहुत सारे क्वेश्चंस करने का जिसके मन में है, प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया है, अगर आप इतना पढ़ना चाहते हैं तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छे से डेडिकेशन, हार्डवर्क और लगन मेहनत से अगर आप पढ़ेंगे तो ऑफ कोर्स किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप बिल्कुल सफल हो सकते हैं। एक बार मुझे आप ये और बताएं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या कितनी होती है। एक बार मुझे कमेंट करके आप बताने का कार्य करें, पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या कितनी होती है, मुझे एक बार जल्दी से बताने का कार्य करें। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे कितने होते हैं, एक बार ये बताएं मुझे। पार्ट्स ऑफ स्पीच, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच? पार्ट्स ऑफ स्पीच 8। वेरी गुड। सभी स्टूडेंट्स के बिल्कुल डाउट, चौधरी राहुल, किंग, संदीप जून, रजनी चौधरी, अविश शर्मा, सर मेरी इंग्लिश अच्छी, बस एरर वाले पार्ट में बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल एक काम करना है आपको, जो मैं आपको पढ़ाता हूँ एक एक शब्द उसको ध्यान से सुनना है, फालतू नहीं बोला जाएगा, एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही बोला जाएगा, एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छे से सुनना है, अच्छे से नोट करना है, और जो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस की टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, टॉपिक होते ही मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा खुद। जैसे टॉपिक हुआ उसके फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर डिटेक्शन सभी करेंगे। और डेली 1.5 से 2 घंटे की जो क्लास होगी उसमें हम फिक्स टाइम निर्धारित करेंगे जो हमारी वोकैबलरी से रिलेटेड है। डेली वोकैब करेंगे और ग्रामर करेंगे, वोकैब और ग्रामर के कॉम्बिनेशन को लेकर के बैच फिनिश करेंगे, और ज़बरदस्त तैयारी के साथ आप अच्छे से अप्रोच के साथ बिल्कुल अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, कोई समस्या आपको नहीं होगी। ठीक है, तो बैच जो है हमारा, ये कब आ रहा है बच्चे? ये 29 नवंबर को आएगा, और 9 बजे पेमेंट लिंक एक्टिवेट हो जाएगा हमारा। और उसके बाद सारे के सारे ग्रामेटिकल, वोकैबुलरी, डाउट क्लासेस, PDF टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, बेसिक टू एडवांस। ये खास बात है इसकी, बिल्कुल जिन बच्चों को डर लगता है, कमजोर है, उनमें भी फायदा होगा। मीनाक्षी रानी, सर मैं इंग्लिश पेपर में नहीं कर पाती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, जब हम पैदा हुए थे तो ना तो हमें खाना आता था, ना हमें चलना आता था, ना हमें बोलना आता था। खास बात क्या है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज क्या है? कम्युनिकेशन का माध्यम होती है, वे ऑफ कम्युनिकेशन। क्या है? कम्युनिकेशन का जरिया होती है, एक दूसरे के भाव को एक्सप्रेस करने का साधन होती है। अपने फीलिंग्स को, अपने विचारों को एक्सप्रेस करने का जरिया ही तो लैंग्वेज है। ये अलग बात है कि लैंग्वेज को हम दूसरे तरीके से सीख रहे हैं, हम एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लिश को सीख रहे हैं। अदरवाइज तो इंग्लिश लैंग्वेज है, ये कम्युनिकेशन का एक जरिया है, कम्युनिकेट करने के लिए इसको बनाया गया है। जैसे हमारी हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी क्या है? अपने विचारों को व्यक्त करने का, एक्सप्रेस करने का एक माध्यम है। इसी प्रकार इंग्लिश भी एक मीडियम है जिससे हम अपने विचारों को एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन ये एक्सप्रेस करने के लिए स्पोकन नहीं सीख रहे हम, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ओरिएंटेड इसको सीख रहे हैं। इस बिहाफ पर ग्रामेटिकल और वोकैबुलरी सेक्शन इसमें आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, मुझे आपका पढ़ाया हुआ बहुत अच्छा लगता है। थैंक्स माय डियर स्टूडेंट। सर
बैच के बारे में यही है, 29 नवंबर को 9 बजे लीशो ऐप पर ये आने जा रहा है। फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स के लिए ये 199 में होगा, उसके बाद फीस इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, कोई भी किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना चाहता है, एक अच्छे लेवल तक इसको लेकर के चलेंगे, काफ़ी समय इसमें लगेगा, और अगर वास्तव में आप मेहनत करेंगे तो ऑफ कोर्स रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, आप डिफरेंस फील करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर जो हम स्टार्ट करेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच में ही पहला टॉपिक हमारा क्या है, नाउन हो जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से सारे टॉपिक्स हम क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स एवरीवन माय डियर स्टूडेंट्स।